बस चुनावी संग्राम अपने चरम पर है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश की बस्ती जनपद के सदर विधानसभा से डॉक्टर आलोक रंजन जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। बसपा उम्मीदवार हैं। क्या लगता है आलोक जी, हाथी चलेगी? चलेगी नहीं, हाथी दौड़ रही है और दौड़ के लखनऊ पहुंचेगी भी, और बहन जी कुर्सी पर बैठेंगी भी। और शासन प्रशासन और जिस चीज़ का आज पूरा विश्व लोहा मान चुका है कि जब बहन जी की सरकार होती है तो कानून व्यवस्था जो होता है वो नंबर 1 पे, और युवाओं के लिए जो रोजगार और भविष्य बहन जी की सरकार में है वो और कहीं नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बधाई आपको देंगे कि आप युवा हैं। युवाओं की ज़रूरत है आज राजनीति में परिवर्तन के लिए, उत्तर प्रदेश में खास तौर पे। साथ ही साथ आप डॉक्टर हैं। अगर देखा जाए पूर्वांचल की तरफ, बस्ती की तरफ, जनपद में देखा जाए स्वास्थ्य विभाग की बड़ी समस्याएं होती हैं, उसको लेकर क्या करेंगे अगर सत्ता में आते हैं? अगर बहन जी कुर्सी पे बैठती हैं और निश्चित ही बैठेंगी, तो बस्ती जिले में अभी कोरोना था। कोरोना काल में कहने को तो मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एक भी वेंटिलेटर बस्ती जिले में नहीं चल पाया। चाहे हम जिला अस्पताल की बात कर लें या मेडिकल कॉलेज की बात कर लें। तो ऐसी स्थिति में आज जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उस पर ये ज़रूरत है कि वो सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो या फिर वेंटिलेटर का हो या कर्मचारियों का हो। मेडिकल कॉलेज तो चल रहा है लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं हैं, ना तो कोई वेंटिलेटर है और ना ही उचित प्रबंध ऑक्सीजन का है। अभी हमने खुद मेडिकल कॉलेज में हम 15 दिन रहे, हमारे परिवार के लोग ही बीमार रहे, लेकिन जो दुर्गति हुई कि लोग, हमारे पास तो वीडियोज और फोटो भी पड़े हैं, आप कहेंगे तो हम आपको दे देंगे, कि कहने का तो एम्बुलेंस भी चल रहा है पूरे प्रदेश में, लेकिन लोग टाली में भर भर के आ रहे थे, लोग मैजिक में आ रहे थे, और गवर्नमेंट, वहाँ का शासन प्रशासन और प्रिंसिपल मना कर रहा था कि हम एंट्री नहीं ले पाएंगे चूँकि ऑक्सीजन नहीं है। और जो पेशेंट तड़प रहा था उसकी स्थिति ये थी कि ना तो वेंटिलेटर था और ना ऑक्सीजन था। ऐसी स्थिति में आज हम सभी को ज़रूरत है कि बहन जी की सत्ता को लाएं, चूँकि जब बहन जी का सरकार था तो पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, 9 मेडिकल कॉलेज बहन जी ने खोलने का काम किया था, जो कि जब देश आज़ाद हुआ था तब इस प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, और 2007 तक प्रदेश में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, और जब बहन जी की सरकार बनी तो 19 मेडिकल कॉलेज हुए। और बस्ती जिले का भी प्रस्ताव सबसे पहले मेडिकल कॉलेज का बहन जी ने ही किया था। वो अलग बात है कि दूसरे की सरकार आई तो बस्ती से उठ के सिपाही में चला गया। रण इतना ताकतवर है, दुनिया भर के ताकतवर प्रत्याशी मैदान में है, ऐसे में आप राजनीति में उतरे हैं, तो क्या लगता है फतेह कर पाएंगे ऐसे धुरंधरों के बीच? बिल्कुल, क्योंकि जो उत्साह और जो अभी कल का काफिला है, बहन जी जब बस्ती जिले में आई तो शासन प्रशासन बहन जी के रैली को फेल करने के लिए 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले ही अपने शासन के द्वारा, अपने अधिकारियों के द्वारा गाड़ियां रुकवा दी, जिसमें बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। उसके बाद भी हमारी पब्लिक इतनी उत्साहित थी कि बस्ती राजकीय इंटर कॉलेज में कम से कम 2 लाख की भीड़ तो ग्राउंड के अंदर थी, और रोडवेज से लेकर के जीआईसी तक, कचहरी से लेकर के जीआईसी तक कहीं अगर आप नज़र नहीं था, जगह नहीं था, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि बस्ती जिले की सारी सीटें बसपा के खाते में जा रही हैं। इसी की देन है कि आज मौजूदा सरकार बौखलाई हुई है और ऐसे निर्णय ले रही है कि आम जनता को परेशान किया जाए। अभी कल हमारे एक कार्यकर्ता को हम आपको दिखा भी दें न्यूज के माध्यम से कि उसको धमकी दिया गया मारने के लिए, कि आपके लोग जो प्रचार कर रहे हैं जिस नेता के लिए, आप इसको अगर आप दिखाते हैं, बिल्कुल आप हाँ, इसको पूरा आप दिखाइए। ये हमने FIR भी कराया है जी जी, कि हमारे कार्यकर्ता को मारने की धमकी दी जा रही है कि आप लोग, क्योंकि पुराने लोग जो आज बरगद के पेड़ बन चुके हैं और दूसरे को अपने नीचे उगने नहीं देने चाहते, वो लोग, ये हमारा सेक्टर अध्यक्ष है
हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा सेक्टर अध्यक्ष है संतोष कुमार, उसको सपा का कार्यकर्ता गाली दे रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, और मारने की धमकी दे रहा है कि अगर आप बसपा का प्रचार करते हो तो हम आपका मर्डर कर देंगे। ये तो आरोप बीजेपी पे लगता है, बस्ती में हमने जब कवर किया था। हाँ, लेकिन हमारे पास लिखित में है और हमने इसका FIR भी किया है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी तो करती ही है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, सपा का भी गुंडा राज चल रहा है, और यदि ऐसे ही रहा तो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी कहाँ जाएगी। ये एक चीज़ और थी कि ऐसा सुनने में आता है कि, और सुनने में आता रहता है, और बस्ती में अगर हम टहल के देखें तो वहाँ लगा कि पैसे के टिकट प्रत्याशी हैं, ना कि खाटी के प्रत्याशी। ये तो आप ही लोग बताएंगे, और अगर पैसे पे टिकट होता तो हम आपके सामने नहीं होते, क्योंकि हम तो एक गरीब परिवार से रहे, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम CPMT के द्वारा सेलेक्ट होकर के डॉक्टर बने और समाज की सेवा कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इतना परेशान किया गया, हम तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रहे थे, लेकिन एक समय था कि स्कूलों को, कॉलेजों को और स्वास्थ्य को गवर्नमेंट बढ़ावा देती थी। आज स्थिति ये बन चुकी है कि मौजूदा गवर्नमेंट स्कूलों को, अस्पतालों को जांच करा रही है और केवल बंद कराने का काम कर रही है। यही कोरोना काल आया तब गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर दी, और यही प्राइवेट हॉस्पिटल वाले और जितने भी, चाहे वो आयुष के डॉक्टर हों, चाहे वो एलोपैथ के डॉक्टर हों, या गांव के जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, वैद्य होते हैं, वही लोग मेन स्ट्रीम में आकर के और आम जनता की मदद किए, लेकिन आज उनको दोषी बनाया जा रहा है। आप बीजेपी कह रहे हैं सत्ता में बहुत ज़्यादा कोरोना में दिक्कत हुई, सबसे बड़ा डॉक्टर साहब, मगर विपक्ष की अगर बात करें और राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो बीजेपी की बी टीम बसपा को बताया जा रहा है ऐसे में। नहीं, ये तो बिल्कुल, और इसको तो बहन जी ने एकदम खुल के कल मंच से घोषणा किया कि ये वही लोग हैं जो हमेशा जनता को गुमराह किए हैं। और सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहती? अब जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं से, जिस तरह से आज बस्ती में हमारे कार्यकर्ता को धमकाया जा रहा है, और ये जो गुंडा सरकार चल रही है, तो अगर एक व्यक्ति कंप्रोमाइज नहीं करता है तो हर व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं से। युवा है डॉक्टर साहब, चर्चाएं और आपसे करना चाहेंगे। एक चीज़ और है, स्वास्थ्य की आपने बात की, आप भी डॉक्टर हैं, तो क्या लगता है सबसे बड़ी बात, अगर आप जीतते हैं सदर विधानसभा, तो क्या परिवर्तन लाएंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से? अगर देखी जाए सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका होता है बस्ती, खासतौर पे पिछड़ा, तो ऐसे में क्या परिवर्तन रहेगा? क्या मूलभूत समस्याएं यहाँ की हैं जिनको सुधारने का काम करेंगे और सरकारें नहीं कर पाई? आप अगर सत्ता में आते हैं, युवा की अगर बात करें, युवा हर तरीके से देखते हुए आ रहा है और वो विकास की बात करता है, विकास चाहता है, तो कौन चीज़ें अधूरी रह गई, कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं? क्या कुछ है प्लान इस बार विधानसभा? जी, हमको जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है और लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और यदि हम जीत करके लखनऊ जाते हैं तो हमारा पहला मुद्दा रहेगा कि कहीं ना कहीं से बस्ती जिले का दुर्भाग्य रहा कि आज बस्ती जिले का किसान जो है वो आत्महत्या करने को तैयार है 10 से 15 सालों से, और न किसानों का हो पाया है। आए दिन वहाँ पे 1.5 साल से लगातार धरना चल रहा है, लेकिन सरकार के कान में कहीं जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी 5,000 से ऊपर किसान 2 दिन पहले वाल्टरगंज मिल के सामने धरना दिए थे, लेकिन उनको शांत गवर्नमेंट ने, प्रशासन द्वारा कराया। 2 महीना पहले किसान आत्महत्या करने के लिए चीनी मिल के जो चिमनी होती है उसके ऊपर तक चढ़ा था, लेकिन सरकार केवल किसानों के आवाज़ को दबाने का काम किया। तो हम अगर पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम कि किसानों का, कर्मचारियों का भुगतान कराने का काम करेंगे। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में अभी बस्ती जिला बहुत ही पीछे रह गया है। ना तो यहाँ कोई यूनिवर्सिटियाँ हैं, ना यहाँ कोई टेक्निकल कॉलेज है। यदि हमको मौका मिलता है तो बस्ती जिले में अपने युवाओं के लिए सबसे पहले हम एक टेक्निकल कॉलेज, अभी बस्ती जिले में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज लाने का काम करेंगे, और यूनिवर्सिटी भी लाने का काम करेंगे। क्योंकि बच्चा यहाँ से अगर बाहर जाता है तो जितने पैसे में वो रहने का खर्चा उसका चलता है, अगर उसके ज़िले में, उसके गांव में, उसके घर में वो व्यवस्था हो तो उतने पैसे में वो पढ़ाई भी कर सकता है और प्लेटफार्म भी ले सकता है। और बस्ती में टैलेंट की कमी नहीं रही,
ये तो ऐसे ही विद्वानों का गढ़ माना जाता है, लेकिन प्लेटफार्म ना सही मिल पाने के कारण जो युवा आगे बढ़ा वो या तो बस्ती से चला गया, जहाँ गया वहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, और प्लेटफार्म ना मिल पाने के कारण बहुत सारे युवा हमारे पीछे रह गए। तो यदि हमको आशीर्वाद मिलता है तो हम सभी युवाओं के लिए रोजगार की भी बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे और स्वास्थ्य की बात करेंगे। अभी हमने आपसे पहले ही बताया कि बस्ती जिले में कहने को तो मेडिकल कॉलेज खुल गया, लेकिन वहाँ पर कोई प्रॉपर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ट्रामा सेंटर की बात कर लें, को इमरजेंसी में पेशेंट पहुँचता है तो उसको प्रॉपर इलाज मिल सके। जब गंभीर इलाज की बात आती है, ट्रामा सेंटर की बात आती है, तो उसको रिफर टू लखनऊ लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं से सुविधाओं की कमी है। जैसे हमने बताया कि कोरोना काल में एक भी वेंटिलेटर नहीं चल पाया, क्या मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा नहीं होनी चाहिए? तो ये तो योगी सरकार कहती है कि न कहीं ऑक्सीजन की कमी हुई, न वेंटिलेटर की कमी हुई, न स्वास्थ्य विभाग में कहीं लापरवाही बरती गई, एकदम दुरुस्त रखा हमने कोरोना काल में। ये तो सर सारे आम जनता को पता है कि किस तरह से गवर्नमेंट स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, और आज चाहे महंगाई के, आज जब भी किसी नेता से आप भाजपा की बात करेंगे तो कहीं विकास की बात नहीं करता, कहीं पे वो अच्छे दिन की बात नहीं करता है। क्या अच्छे दिन नहीं आ सकते? फिर भाई अच्छा दिन किसको? आज पब्लिक कह रही है कि हमको हमारा वो पुराना दिन लौटा दीजिए जो अच्छे दिन थे। तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट ये सारे मुद्दों पे फेल हुई है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात कर लें, चाहे महंगाई की बात कर लें, और चाहे स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर लें। पूरी तरह से गवर्नमेंट आज फेल हो चुकी है। अगर बात करें, आपने अभी किसानों की बात की, आखिरी प्रश्न मेरा यही है, किसानों की बात की, किसानों को लेकर दुनिया भर की चीज़ें यहाँ बोली गई मुख्यमंत्री के द्वारा भी, और दुनिया भर की चीज़ें कि चीनी मिल हमने चालू करा दी और सारी चीज़ें कर दी। तो ऐसे में किसानों को लेकर जो मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, 5,000 किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं किसान बस्ती में कई जगह आपदाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसानों के लिए दुनिया भर की बातें करते हैं, तो क्या किसानों के विकास की और किसानों की जो चीज़ें समस्याएं हैं उनके निदान की बस्ती में कमी रही? बिल्कुल कमी रह गई, चूँकि जैसा हमने बताया कि वाल्टरगंज चीनी मिल का भुगतान 1 रुपये भी 10 सालों से नहीं हुआ है, जिसके कारण कितने गार्जियन जो हैं वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अपने लड़कियों की शादी नहीं कर पा रही हैं। तो आज ज़रूरत है उन किसानों के भुगतान कराने के, कर्मचारियों का भुगतान कराने का और मिल को चलवाने का। बीजेपी के जो चीज़ें हैं, बीजेपी के विकास को किस तरीके से देते हैं किसानों के लेके, वो चीज़ मैं जोड़ना चाहता था। किसानों के लिए केवल एक ही विकास हुआ है कि हर खेत में जानवर दिख रहे हैं, आज उनके लिए खाने का भी नहीं है। क्योंकि अगर किसी के पास 2 बीघे की खेती है तो उसमें 20 साढ़ नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से आप विकास की बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं समझ में आता, बाकी आम जनता और आप हैं। जातिगत राजनीति बहुत चलती है बीजेपी में, अगर बात करें पूर्वांचल की तरफ बस्ती में भी जातिगत आंकड़ों को सहेज कर रखना, उनको अपनी तरफ कन्वर्ट करना किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा जहां इतने धुरंधर प्रत्याशी हैं? बिल्कुल, जातिगत तो केवल बीजेपी ने बना राजनीति करती है। बाकी बहन जी की जब सरकार थी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का पहले से बहन जी का नारा रहा है, और बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम किया है। आज स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया, बहन जी थी तो हर व्यक्ति, हर बच्चियों को स्कॉलरशिप और साइकिल दिया जाता था। वो किसी जात धर्म से नहीं देती थी, वो केवल शिक्षा के नाम पे देती थी। और शिक्षा जो हमारा अधिकार है, हर व्यक्ति का मूल अधिकार होता है स्वास्थ्य और शिक्षा, जो उसको मिलना चाहिए। वहाँ पे कहीं कोई जात नहीं देखी जाती थी। और जब कानून व्यवस्था की बात की गई तो उसमें भी बहन जी ने कहीं पे ऐसा निर्णय नहीं लिया। और जब नौकरियों की बात की जाए, हो सकता है कि कोई घर छूटा हो, कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई शहर नहीं छूटा कि जिस गांव से एक व्यक्ति की नौकरी नहीं लगी हो, चाहे वो सफाई कर्मी के रूप में हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती के रूप में हो, चाहे बैकलॉग के रूप में हो। ऐसे तमाम भर्तियां बहन जी ने की थी। 5 साल में 7 लाख नौकरियां बहन जी ने देने का काम किया था। आज तक कोई गवर्नमेंट इतनी नौकरी इतने कम समय में नहीं दे पाई है। और आप जो बात कर रहे हैं जात की, तो बहन जी की सरकार में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था। जाति तो अभी कुछ समय से जो बहुत प्रभावित हुआ है, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे जात के नाम पे, या फिर जो आज लोग मार्केट में आते हैं
और राम के नाम पे वोट मांगते हैं, और जब कोरोना आता है तो फिर उनको केवल और केवल डॉक्टर नजर आते हैं। और बहन जी की सरकार में ऐसा कोई कुछ नहीं है। डॉक्टर आलोक रंजन जी हमारे साथ थे, इनका साफ तौर पे कहना है जो धर्म और जात की राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। 2022 के चुनाव में ज़्यादातर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। विकास के मुद्दे पर वो बात करते नजर आए, विकास ही उनका मुख्य उद्देश्य है। इस चुनाव में आने का युवा है, क्या कुछ करते हैं सदर विधानसभा सीट के लिए, सदर विधानसभा की जनता के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 10 मार्च का इंतजार करिए, किसके सर होता है ताज, यह आपको ही पता चलेगा। लाइव 24 हर जगह जाके दिखाएगा बेबाकी से आपकी रिपोर्ट, जो जनता को बताए कि उनका प्रत्याशी क्या कुछ करना चाहता है जनता के लिए और क्या कुछ दिली ख्वाहिश लेकर राजनीति में आया है। कैमरा पर्सन सफीक के साथ अविनाश त्रिपाठी, लाइव 24 बस्ती सदर।